Good morning, class. Today we are going to study class 8 history chapter 2 from trade to territory. From trade to territory. So class, in this chapter we are going to study how Britishers came in India and how they started trading in India and how they conquered whole India and they converted India into colonial rule. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स भारत में व्यापार करने के लिए आए और किस तरह से इन्होंने भारत को अपनी टेरिटरी बना ली. सो अगर हम अपने बुक के हिसाब से चले तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ईस्ट इंडिया कम्स ईस्ट. अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स भारत में लगभग 1600 में आए थे और उन्होंने जो है सबसे पहले अपना जो ट्रेड है वो स्टार्ट किया था रिवर हुगली के पास इन बंगाल. इसके बाद वहां पे जो औरंगजेब थे उनके ऑर्डर से उनके फरमान से इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे जो ट्रेडिंग राइट्स है उनको मिले और इन्होंने इसी तरह से यहाँ पे ट्रेड को स्टार्ट किया. सो लेट्स सी सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग ब्रिटिशर्स. सो ईस्ट इंडिया कंपनी comes east. So in 1600 Royal Charter granted to East India Company granting the sole right to trade with the East. अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1600 में रॉयल चार्टर के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार मिला कि वो पूर्व में जाकर के बिजनेस कर सकता है और इसके साथ साथ जितने भी और ट्रेडिंग कंपनीज थे वो जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वहां पे कोई दूसरा ट्रेडिंग कंपनी आकर के ट्रेड नहीं कर सकती थी. इसके बाद अगर सेकेंड पॉइंट में देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी बॉट goods at a cheap price and sold them at higher price in Europe. And third, cotton and silk produced in India had a big market. In Europe. And the fourth point, cardamom and
मिनिमम है अगर हम बात करें रॉयल चार्टर की, तो इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार मिला कि वो पूर्व में जाकर के ट्रेड कर सकते हैं और उनके कंपैरिजन में कोई अदर ट्रेडिंग कंपनी जो है वो उनकी जगह नहीं ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में जो भी चीजें थी इसको बहुत ही सस्ते में खरीदते थे और यूरोपियन कंट्रीज में जाकर के इसको बहुत ही महंगे दामों में बेचते थे और इसी तरह से इनका जो प्रॉफिट है यहाँ पे होता था। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में स्पेशली वो कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस के लिए आते थे, कॉटन और सिल्क खरीदने के लिए आते थे और साथ ही साथ पेपर, क्रॉप्स, कार्डिमम, सिनेमम वेयर द इन ग्रेट डिमांड। और ये जो है इनकी भी बहुत ज्यादा ग्रेट डिमांड थे क्योंकि इनका जो डिमांड है यूरोपियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा था। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की देखें, सो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेडिंग इन बंगाल। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल में आई और उन्होंने बंगाल में ही अपनी कंपनी स्टैब्लिश की और यहीं से इनका जो मार्केट है वो पकड़ना शुरू किया। अगर हम बात करें इन द ईयर 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1651 में फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो बनी थी रिवर हुगली के किनारे, जो कि है अभी बांग्लादेश में या फिर वेस्ट बंगाल में। इस समय भारत के अगर कोई राजा थे तो वो औरंगजेब थे और औरंगजेब इशूड ए फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब इसी समय जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उस समय इंडिया के जो किंग थे या फिर रूलर थे वो कौन थे, औरंगजेब, और उनसे इन्होंने एक फरमान लिया। फरमान मीन्स एक नोटिस और या फिर एक ऑफिस ऑर्डर लिया जिसके तहत ब्रिटिशर्स को इंडिया में ड्यूटी फ्री बिजनेस करने का मौका मिला और इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था गवर्नमेंट को, या फिर हम कह सकते हैं औरंगजेब गवर्नमेंट को। इसी के साथ साथ द कंपनी ट्राइड टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। अब इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इस फरमान का उन्होंने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो राइट्स इनको दिए गए थे औरंगजेब के द्वारा, तो इसको इन्होंने जो है वो चेंज करके अपने हिसाब से इन्होंने जो है ट्रेड करना स्टार्ट किया विद दैट फरमान। इसी के साथ साथ दिस आर द 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेडिंग इन बंगाल। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डिड ट्रेड लेड टू बैटल्स। अगर हम इसमें कहें तो there were so many reasons behind that trade and battles and between the Indians and Britishers. So after the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy. The Nawabs of Bengal refused to grant the company concession. अगर हम बात करें किस तरह से ट्रेड जो है वो बैटल्स में कन्वर्ट हो गए, तो इसका ये मेन कारण यही है कि जो औरंगजेब थे उनके डेथ के बाद जितने भी नवाब्स थे बंगाल में, इन्होंने क्या किया, पावर्स को जो है अपने हाथों में ले लिया और इसको लेने के बाद जितने भी नवाब्स थे बंगाल में, इन्होंने ब्रिटिशर्स को जो भी कंसेशन देने थे इसको देने से इन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद अगर हम कहें तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जो कि हमें बैटल ऑफ प्लासी के रूप में देखने को मिलती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द बैटल ऑफ प्लासी। So the Battle of Plassey में on 23rd June 1757 Battle of Plassey was fought and was the first major victory of English in India. So इसके बाद हम कहें तो ये जो भी स्थिति हो रही थी इंडिया में, इसके बाद से बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा पहला युद्ध था जिसमें ब्रिटिशर्स ने जीत हासिल की और हम इंडियंस पहली बार ब्रिटिशर्स से हारे। और ये जो बैटल हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 23rd जून 1757 को। अलवर्दी खान died in 1756 and सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल। जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हुई, इसके बाद अलवर्दी खान जो है उनकी मृत्यु हो गई 1756 में और सिराजुद्दौला जो है नवाब ऑफ बंगाल बन गए। इसके बाद इन द ईयर 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। इसके बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने
जो कंपनी की आर्मी है वो सिराज उद्दौला के अगेंस्ट में लगा दी एक इन प्लासी। इसके बाद मेन रीजन फॉर डिफीट ऑफ द नवाब वाज द forces led by Mir Jafar, one of the Siraj Uddauला's commander, never fought the battle। अगर हम बात करें तो सिराज उद्दौला के हारने के पीछे का मेन मकसद यही था क्योंकि ये जो नवाब थे इनका जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, इन्होंने इससे पहले इतनी भयानक युद्ध जो है कभी लड़ी नहीं थी और इसका यही कारण था कि ये जो है इस युद्ध में हार गए। इसके बाद मीर जाफर वाज प्रोमिस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू बी मेड नवाब, क्रशिंग सिराज उद्दौला। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को के साथ मिल करके इन्होंने कहा कि अगर वो मीर जाफर जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प करती है अगेंस्ट सिराज उद्दौला, तो सिराज उद्दौला के मृत्यु के बाद जो है मीर जाफर को किंग बना दिया जाएगा या फिर नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का। इसके बाद मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स का साथ देते हुए सिराज उद्दौला को हराने में उनकी मदद की और फाइनली बाद में इनको जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन ये एक पपेट नवाब के रूप में ही रहे। पपेट नवाब का मतलब है एक ऐसा किंग जो कि ब्रिटिशर्स के काम आए या फिर ब्रिटिशर्स के लिए ही जो भी डिसीजंस लेने हैं वो ब्रिटिशर्स के फेवर में ही लेंगे। इनको हम पपेट नवाब्स कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद फिर दूसरा इंसिडेंट आता है द बैटल ऑफ बक्सर। अगर हम बात करें बैटल ऑफ बक्सर की, आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी सिराज उद्दौला वाज assassinated and मीर जाफर वाज मेड द नवाब। इसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में सिराज उद्दौला की मृत्यु के बाद या फिर उनको हटाने के बाद जो है मीर जाफर को नवाब बना दिया गया बंगाल का, और मीर जाफर वाज जस्ट ए पपेट इन हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। और इसके बाद मीर जाफर एक रूलर तो बन गए लेकिन ये ब्रिटिश के अधीन थे, ब्रिटिशर्स जैसा इनसे कहते थे वो ऐसा ही करते थे। इसके बाद इन 1764 द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम एंड इन 1765 मीर जाफर डाइड। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा युद्ध जो है ब्रिटिशर्स और नवाब्स के बीच में हुआ था 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में, जो कि लड़ी गई थी ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के बीच में। और इसी साल में, अगर इसी ईयर में, इसके एक ईयर पहले ही 1765 में मीर जाफर जो है वो उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इन द ईयर 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। इसके बाद 1765 में मुगल एम्परर जो है उन्होंने कंपनी को दीवान के रूप में अपॉइंट किया प्रोविंसेस ऑफ बंगाल की, मतलब पूरे बंगाल के लिए इन्होंने दीवान इनको अपॉइंट किया। इसके बाद कंपनी ऑफिसर्स बिकम्स नवाब्स। अब इसके बाद जब ब्रिटिशर्स की इतनी बड़ी जीत हुई इंडिया में तो इन्होंने जो है अपने आप को बंगाल का नवाब उन्होंने अपॉइंट करना शुरू कर दिया। सो कंपनी ऑफिसर्स बिकेम नवाब। इन 1764 रॉबर्ट क्लाइव वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल। इसके बाद जैसे ही इन्होंने विक्ट्री हासिल की, इसके बाद 1764 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए। इसके बाद नवाब्स एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। अब बाद में ये गवर्नर जनरल बनने के बाद ये जो है बंगाल का नवाब बन गए और जितना भी जो भी टेरिटरी थी और जो भी रूल था अब ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गए। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, अपने रूल को एक्सपांड करना शुरू कर दिया। मीन्स अब पूरा कंट्रोल जो है किसके हाथों में आ गया, ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया, और उन्होंने अपने इस कंट्रोल को पूरे इंडिया में फैलाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इसके बाद अगर हम कहें कंपनी रूल एक्सपांड में, द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 on and 1857 brought forth same key aspect, like the company rarely launched a direct military attack on unknown territories। अब इसके बाद हम कहें तो
जो ब्रिटिशर्स का एनेक्सेशन है, मतलब जो कब्जा है दूसरे किंगडम्स पे, ये बहुत ज्यादा तेज हो गया। इसके बाद 1757 और 1857 के बीच में इन्होंने बहुत सारे ऐसे किंगडम्स थे जिन पे इन्होंने मिलिट्री अटैक्स किए और उन्होंने जो है इन टेरिटरीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिला लिया। इसके बाद द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू ए सब्सिडरी अलायंस। अब इसके बाद जितने किंगडम्स बच गए थे यहाँ पे, तो उन्होंने इन पे सब्सिडरी अलायंसेस लगा दिया। सब्सिडरी अलायंसेस का मतलब है कि एक जो भी इंडियन किंग्स हैं उनको खुद की इंडिपेंडेंट आर्मी रखने की परमिशन नहीं होती थी और इन किंगडम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती थी और इसके बदले में इंडियन किंग्स को जो है कंसेशन और कुछ मनी जो है वो देना पड़ता था इन रिटर्न। अगर कोई किंग ये ऐसा नहीं कर पाता था तो उसकी कुछ टेरिटरी जो है एज ए पेनल्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती थी। तो जितने भी किंगडम्स बच गए थे इनमें इन्होंने फोर्सफुली सब्सिडरी अलायंसेस जो है वो लगा दिया। इसके बाद द नवाब ऑफ अवध एंड निजाम ऑफ हैदराबाद वेर फोर्स्ड टू कोट के टेरिटरीज एंड एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंसेस। इसके बाद जो नवाब ऑफ अवध थे और जो निजाम थे हैदराबाद के, इन्होंने क्या किया, इन पे जो है बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए और इनको जो है मजबूर कर दिया गया कि आप भी सब्सिडरी अलायंसेस मीन सब्सिडरी फोर्सेस या फिर सब्सिडरी अलायंसेस को आपको सपोर्ट करना होगा, अदरवाइज ब्रिटिशर्स जो है इनकी टेरिटरी को पूरी तरह से छीन लेगी या फिर इनका कोई भी अधिपत्य जो है उनकी टेरिटरी पे नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ अगर हम लास्ट टॉपिक देखें, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, तो इनका भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है इस सारे फाइट्स में, या फिर हम कह सकते हैं टीपू सुल्तान का एक बहुत अहम भूमिका रही है इसमें। सो लेट्स से टीपू सुल्तान वाज द सन ऑफ हैदर अली रूलर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान जो है वो हैदर अली के बेटे थे जो कि वहां के राजा थे या फिर हम कह सकते हैं रूलर थे मैसूर के। इसके बाद टीपू सुल्तान रूल्ड मैसूर फ्रॉम 1782 टू 1799। टीपू सुल्तान ने मैसूर को 1782 से लेकर के 1799 तक इन्होंने यहाँ पे राज किया। इसके बाद 4 wars फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मैसूर एंड वेर नोन एज द एंग्लो मैसूर वार। इसके साथ टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स से 4 युद्ध लड़े और इन सारे युद्ध को एंग्लो मैसूर वार कहते हैं। इन द ईयर 1799 द ब्रिटिश वोन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम अगेंस्ट मैसूर। इसके बाद 1799 में ब्रिटिशर्स ने जो है श्रीरंगपट्टनम में जो युद्ध हुआ उसमें उन्होंने जीत हासिल कर ली और मैसूर पे भी अब ब्रिटिशर्स का कब्जा होने लगा। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, और यहाँ पे जो टीपू सुल्तान थे वो अपने सल्तनत को श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए इनकी भी मृत्यु हो गई। सो क्लास, दिस वाज द brief and short history of the chapter from trade to territory. So class, I hope all of you have understood the main points of this chapter, and all students are requested to go through the books and prepare your notebook. Thank you.